ये इसका प्लेटफॉर्म के कंपोनेंट्स हैं। लिनक्स कर्नल में आपको बता चुका हूँ कर्नल का क्या होता है। कम्युनिकेशन लेयर फॉर द अंडरलाइंग हार्डवेयर तो जो कम्युनिकेट करता है आपके हार्डवेयर के साथ लिनक्स का कर्नल होता है। और लिनक्स कर्नल लाइब्रेरीज एंड रन टाइम आर इनकैप्सुलेटेड बाय द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये होता है, ये जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, लिनक्स कर्नल समझ आ गया। लाइब्रेरीज क्या होती हैं यार? व्हाट इज लाइब्रेरीज? अगर आपसे कोई पूछे कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं तो क्या जवाब दोगे? रियल टाइम में लाइब्रेरीज क्या होती हैं? आपकी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है कि नहीं? उसमें क्या होता है? आप लोग कोई कोर्स पढ़ रहे होते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या करते हो? उस टॉपिक से रिलेटेड लाइब्रेरी में जाते हो, बुक को सर्च करते हो, उसको पढ़ते हो। उसके बाद आपको जो वहाँ पे जो इश्यू होता है वो आप उस टॉपिक को वहाँ से कवर अप कर लेते हो और आपको समझ आ जाती है। तो ये लाइब्रेरीज होती है। सेम यही चीज़ है, यही कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो जो आपका क्या नाम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसके बैक एंड पे जो आपके ना लाइब्रेरीज लिखी होती हैं, जो बेसिकली यही करती हैं कि जब आप कोड लिखते हो ना, कोड को लिखते हो और कोई कीवर्ड यूज़ करते हो, तो उसके बैक एंड पे क्लासेस लिखी होती हैं। उन क्लासेस को कॉल करता है और आपको हेल्प आउट करता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो इसके अंदर आपके सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज फॉर कॉमन फंक्शंस के लिए सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज है। सी प्लस प्लस आपने पढ़ी होगी, आपने पीएफ में पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। उसकी लाइब्रेरीज यहाँ पे बिल्ट इन होती है पहले से। फिर इसी तरह रन टाइम वीएम एंड कोर जावा लाइब्रेरीज, क्योंकि हमने जावा में पढ़ करना है। जावा की जो लाइब्रेरीज है ना, और वर्चुअल मशीन इसके अंदर होती है जो इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करती है। तो ये दोनों बेसिकली लेयर जो होती है ना, ये आपके आईडीई के अंदर जो होती है, जिसके ऊपर आप कोड लिखोगे, उसके अंदर पहले से ही इनकेप्सुलेटेड होती है, पहले से ही वहाँ पे लिखी होती है। आपने जस्ट क्या करना है, उनको कॉल करना है और उनको यूटिलाइज करना होता है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो हम यूज़ करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपकी लाइब्रेरीज, ये रन टाइम लाइब्रेरीज जितनी भी जावा की, सी प्लस प्लस की कर्नल पहले से ही इंटीग्रेट होगा, जस्ट आपने कोड लिख के उसको कॉल अप करना है। उसके बाद आपका क्या होता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है? वो वाला फ्रेमवर्क जिसके ऊपर अपने कोड लिखना है। एपीआई विच अलाउ हाई लेवल इंटरेक्शन विद एंड्रॉयड सिस्टम। अच्छा, जो एंड्रॉयड के सिस्टम के साथ आपकी हेल्प आउट करता है, जो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क लफ्जी मानी सांचा होता है। जो सांचा, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, उर्दू में मतलब बता रहा हूँ कि आप कोई नट ओपन, किसी भी नट होता है या बोल्ट होता है, उसको ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, वो जो कीज होती हैं, 10 नंबर की, 12 नंबर की, 14 नंबर की, जो नंबर उसके बोल्ट के साथ मैच करेगा, नट के साथ, आप उसको उसके साथ एडजस्ट करते हो, फिर उसको ओपन करते हो। छोटी या बड़ी साइज का उसके साथ एडजस्ट नहीं होता, कभी भी आप ओपन नहीं कर सकोगे। सेम एज इट इज यही है कि यहाँ पे आपके फ्रेमवर्क के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, और सारी जितनी भी आपकी बैक एंड पे, रन टाइम पे कोर जावा लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज के साथ आपका फ्रेमवर्क जो होता है, जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो उसके साथ हेल्प आउट करता है, उन लाइब्रेरीज को कॉल करता है, उसके रिस्पॉन्स में उसको एग्जीक्यूट करता है। तो वो सारा आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है। और एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन जिसपे आपने, जो आप सारे एंड पे जो भी आप FIP में काम कर रहे हो, वो सारी एप्लीकेशन जो बना रहे हो, वो सारी आपकी वो लेयर होती है जिसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। एंड्रॉयड डेवलपर टिपिकली वर्क विद दीज टू लेयर्स टू क्रिएट एंड्रॉयड ऐप्स। कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ किया और उसके ऊपर अपने ऐप बनाई, तो वो इन ऐप लेयर में काम होता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स के अंदर आप लोगों ने, खैर ये अब तो और भी बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एंड्रॉयड के अंदर पहले बिल्ट इन है। तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या कंटेंट सेवरल डिफॉल्ट एप्लीकेशन लाइक ईमेल क्लाइंट, SMS फ्रेगमेंट्स आपको बने होंगे, देखे होंगे। कैलेंडर, मैप्स, ब्राउजर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह की आपको ऑलरेडी बनी बनाई आपको टेम्पलेट्स उसके अंदर रखी होती है। जस्ट आप उनको कॉल करके या उनको अंदर अपनी मुताबिक कस्टमाइज करके यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह के फ्रेमवर्क आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये सारे फ्रेमवर्क जावा लैंग्वेज है। आज अब तो कोटलाइन भी आ गया है। किसी को आइडिया है? कोटलाइन लैंग्वेज भी एक जो है ना, वो भी यूज होती है इसके अंदर। लेकिन पहले जो है वो जावा थी। जावा को जो है जब ये एंड्रॉयड बना था तो उसके लिए जावा यूटिलाइज हुई थी। तो हम इसको जावा के ही लेके चलेंगे। जावा आपने पढ़ी हुई है। अब इसमें दो लैंग्वेज डिफरेंट यूज होती है। कोटलाइन ज़्यादा ईजी है बल्कि। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स में, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आपको बता चुका हूँ, क्रिएट ऑफ APIs विच अलाउ हाई लेवल इंटरेक्शन होती है, मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग नॉन कोड, ये हमने जो ऊपर देखा है, enabling application to access from other application or share data, providing user interface components।
कि जितनी भी आपकी डेवलपमेंट के रिलेटेड होगा, जितनी भी आपकी मेंटेनेंस होगी, जितनी भी आप एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो उसका सारा जो है ना मैनेजमेंट जो होती है वो फ्रेमवर्क के अंदर होती है। तो जो लाइफ साइकिल जो है एप्लीकेशन का, कि कैसे स्टार्ट करनी है, पहले क्या होगी, स्प्लैश स्क्रीन क्या होगी, होम पेज क्या होगा, फिर कैसे हम इसको ड्रा करके आगे लेके जाएंगे, और किस तरह इसका फ्लो होगा, कैसे इसने ओपन होकर चलना है। फिर एनेबलिंग करती है एप्लीकेशन टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन और शेयर देयर ओन डेटा, की एनेबल करती है, आप शेयर भी डेटा करते हो ना, ब्लूटूथ के थ्रू करते हो, जो मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कनेक्ट करती हैं नेटवर्क के साथ, वो बेसिकली सारी आपके यहाँ पे काम हो रही होती है। ठीक है जी। लाइब्रेरीज में आपको बता चुका हूँ, एग्जांपल दी है रियल टाइम एग्जांपल की। तो इंक्लूड अ सेट ऑफ C and C++ libraries used to component of Android system exposed to developer through a Android application framework। एक्सपोज की जाती हैं, एक्सेस किया जाता है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के थ्रू। नीचे इसके जो होता है ना लाइब्रेरीज के बाद क्या होता है, एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है उसके थ्रू इसको एक्सेस करके यूटिलाइज किया जाता है। आपके रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, ऑडियो, वीडियो जितनी फॉर्मेट है वो C++ की लाइब्रेरीज में लिखी हुई हैं, उनको एक्सेस किया जाता है। सिस्टम की डिस्प्ले जो होता है 2D 3D 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशन जो उसका डिस्प्ले होता है वो भी इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। वेब किट लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन अगर ब्राउजर में कहीं उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, ब्राउजर से कुछ डेटा फेच कर रही है, ये रिस्पॉन्स कर रही है, वो सारी इसके अंदर लाइब्रेरीज के अंदर लिखा होता है। फ्री टाइप लाइब्रेरीज में अच्छा, फोन स्पोर्ट और फ्री टाइप की कुछ लाइब्रेरीज, आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, आप खुद से भी लाइब्रेरीज लिख सकते हो, आप खुद से एपीआईज बना के उनको कॉल कर सकते हो, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप कुछ भी बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हो। SQLite are relational database that is available on the device। और SQLite का जो आपका डेटाबेस है वो भी लाइब्रेरीज के उनको मैनेज कर रही होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। SQL तो एक लैंग्वेज है, SQLite बेसिकली जो मोबाइल के अंदर अपनी डेटाबेस होती है उसको बोला जाता है। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल क्या होती है, जो डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्म में होती है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो ये SQLite आपकी रिलेशनल डेटाबेस है जो मोबाइल के अंदर होती है। ये छोटी सी डेटाबेस है, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा थोड़ा सा स्टोर करिए रन टाइम पे, तो उसके लिए आप SQLite यूज़ करो, मोबाइल का अपना जो है डेटाबेस। लेकिन आपकी कोई एप्लीकेशन है जो फुल फ्लैज एक डेटाबेस को मैनेज कर रही है, तो फिर आप एक्सटर्नल डेटाबेस बना लो, वे SQL मैनेजमेंट कर लो या ओरेकल पे कर लो। जितने भी आप उनमें से कोई भी टूल यूज़ करके वहाँ पे कर सकते हो। SQLite जो इसकी अपनी डेटाबेस होती है मोबाइल के अंदर जो सपोर्ट करती है, वो डिवाइस के अंदर होती है, अवेलेबल अंदर लिखा हुआ है ऑन द डिवाइस। तो वो जो आपकी होती है मैनेजमेंट उसकी सारी लाइब्रेरीज करती है। अच्छा, रन टाइम कॉल, जावा लाइब्रेरी, पोस्ट और फंक्शनलिटी डेवलपमेंट कॉल। बहुत सारी जो आपकी जावा की लाइब्रेरीज आपको किस किस में हेल्प आउट करती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर आपने कोर्स पूरा पढ़ा है। पूछूंगा कि नहीं, आपको पता होगा कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट, उसके अंदर जितने भी आपके एल्गोस लगे होते हैं वो मैनेजमेंट जावा की लाइब्रेरीज में होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे इसमें मैनेज होते हैं, फाइल एक्सेस सिस्टम इसमें होता है, नेटवर्क एक्सेस इसमें होती है, ग्राफिक्स जो आपकी ग्राफिक्स होती है ना, जो पिक्चर्स क्वालिटी की है, वो पिक्सल को मैनेज करना, वो सारा इसके अंदर होता है। इसके अंदर और भी सारी ये सारी जो है ना जावा सपोर्ट करता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स, आपका जावा जब आप लिखते हो तो बेसिकली आपकी एपीके तक जो होती है, इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो, कैसे काम करता है। अच्छा, एंड्रॉयड रन टाइम है प्लेटफॉर्म, पहले आपका डेलवेक यूज़ होता था। 2.4 4.4 जो किट कैट तक आई थिंक 4.4 है, वहाँ तक आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ होता था उसको हम डेलवेक कहते थे, सॉरी प्लेटफॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, 4.5 4 के बाद के वर्जन में इन्होंने आपका प्लेटफॉर्म को शिफ्ट किया, नए फीचर्स ऐड किए, एक बाद शिफ्ट आया, जिसकी वजह से इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, एंड्रॉयड रन टाइम। रन टाइम पे जो है इसका नाम रखा है, और जो रन टाइम पे एग्जीक्यूशन में होती है, तो वो वाला प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। पहले डेलवेक यूज़ होता था, अब ये होता था डेलवेक यूज जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, कि आप जब कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड करता था, और ये रन टाइम पे एग्जीक्यूशन करता है। बेसिकली इसमें कुछ फीचर्स ऐड अप करके इसको नाम ART दे दिया। 5.0 ऑनवर्ड यूज AOT है, एंड्रॉयड रन टाइम जो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन होती है। तो ये दो प्लेटफॉर्म थे, डेलवेक जिसने रिप्लेस किया ART को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्किटेक्चर इनके नाम चेंज हुए, इसकी जरूरत चली। अच्छा, होता क्या है, आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी, यकीनन जावा में आपको याद है, आप जब भी कोड लिखते थे, अगर आपने नोट पैड में कोड लिखा होगा तो आप लिखते थे उस क्लास का नाम, जो भी क्लास लिखते थे डॉट जावा करते थे, ऐसा ही है। फिर उसको जब आप कंपाइल करते थे तो उसके ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में एक डॉट क्लास के नाम से एक फाइल बन जाती थी, जो उसकी क्लास बना देती थी। फिर उसके बाद आप जब उसको एग्जीक्यूट करते थे जावा क्लास के नाम से, तो क्या करती थी, उसको एग्जीक्यूट करके आपको कोड प्रेजेंट करती थी।
लेकिन यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे डेक्स फाइल में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल एग्जीक्यूशन जो होती है एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में करते हैं। तो उसको फिर उसके बाद डेक्स फाइल में करता है, ये आपकी जो है ना कोड लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जब आप इसको फाइनल जब अपलोड करने के लिए जाते हैं, एपीके एंड्रॉयड प्रोडक्ट की, जो आपकी इंडिविजुअल की होती है, जो आपकी एक किस्म की ये 30 होती है कॉपीराइट्स के लिए, वो एक जनरेट होती है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए आप करते हो, ELF एक्सटेंशन से एक फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट्स, ये लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल जो फाइल होती है ना आपकी एंड्रॉयड की, आपकी ऐप की, वो आपकी जो है ना फाइनल होती है, जो सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड के अंदर होती है। आप जब अपलोड करते हो प्ले स्टोर पे, तो आप उसकी एपीके देते हो, एपीके उसके देते हो, ये आपके 30 देती है, यार ये आपकी ऐप है, ये आपके क्रेडेंशियल है, कॉपीराइट नहीं हो सकता। और उस एपीके को फिर आगे वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर डिवाइस के अंदर एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फाइल फॉर्मेट आता है, जो आपकी उसको रन करता है, और रन करने के बाद स्टोर करने के बाद आप उसके फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसको जो है ना अगर मजीद और पढ़ना चाहो तो ये मैंने लिंक दिया है विकीपीडिया पे, एंड्रॉयड रन टाइम पे, जो आपका ये प्लेटफॉर्म, इसको और डिटेल में देख सकते हो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली इसको मैं चूँकि पता होना चाहिए, जैसी सी बात, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, FIP बना रहे हो, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए यार, पीछे कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है, फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, कैसे काम होता है, लाइब्रेरीज कौन सी हैं, कौन सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज हमारी ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है, कौन सी हमारी लाइब्रेरी जो है हमारी मेंटेनेंस होती है, डिवाइस की मैनेजमेंट के लिए होती है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अच्छा जी, ये ART वर्सेस डेलवेक प्रोसेस में आपको बता चुका है, रिसोर्स कोड जो लिखते हो आप जावा में, उसका भी हमने बताया कि डेक्स में, डेक्स फॉर्मेट में चेंज होता है जब क्लास करते हो सोर्स कोड को, और उसके बाद जिप होता है तो वो APK फाइल हो जाती है, APK फाइल अपलोड हो जाती है। उसके बाद उसको इंस्टॉल जब डिवाइस में करते हो तो सोर्स और नेटिव कोड में जो आपकी ELF फाइल आती है, बेसिकली आपकी इसमें भी आती है, डेलवेक में भी आती है, और ये आपकी ART में भी आती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली एक तरह ही काम करते हैं, डेलवेक और नेटिव और ERT नेटिव है। तो इसकी डिफरेंट ये है कि बेसिकली फ्लो वही है, सेम है, इसी तरह आपकी सोर्स फाइल आती है, उसी तरह फ्लो में लेके चलते हैं, उसी तरह एग्जीक्यूट होते हैं। लाइब्रेरीज दोनों में उसी तरह यूज़ होती हैं, डेलवेक में भी देखें आपको लाइब्रेरीज नेटिव और ART में, और उसी तरह आपकी ART में भी होती है। तो इसमें ऑडेक्स फाइल होती है, बस इन फाइल डिफरेंस, और इसमें ELF फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फाइल। तो पुरानी जितनी भी आपकी ऐप्स होंगी, अगर आप लोग देखो, जो API है आजकल तो स्लीट हो गई है, नई डिवाइसेस में उसके फीचर्स इतने काम ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे 2013 की कोई ऐप, तो वो ओडेक्स फाइल होती है, वो ओडेक्स फॉर्मेट को फॉलो करती है, ये ELF फाइल को फॉर्मेट करते हैं, ये डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट है। अब जितने भी नए एंड्रॉयड वर्जन है वो ELF फाइल को फॉलो करते हैं, फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाकी डिफरेंस वही है, उसी तरह आपका फ्लो आता है। अच्छा, इसके बाद हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं, लिनक्स कर्नल, जो कम्युनिकेशन करता है लेयर फॉर अंडरलाइंग हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कराता है। डिवाइस ड्राइवर सारे मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट होती है। ये आप लोगों ने एंड्रॉइड सिस्टम में पढ़ा होगा, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी की कैसे मैनेजमेंट होती है, कैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, डेटा स्टोरेज करने के लिए कौन सी करनी है, फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करना है। फिर प्रोसेस, मल्टीपल आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, या मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर मल्टी थ्रेडेड आपका एग्जीक्यूशन हो रही है, तो वहाँ पे आपने कैसे इसको मैनेज करना है, वो सारी मैनेजमेंट जो होती है प्रोसेस की, कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा रेडी स्टेट में होगा, कौन सा एक्टिव स्टेट में होगा, कौन सा डिस्ट्राइव मोड में होगा, कौन सा वेटिंग स्टेट में होगा, कौन सी प्रोसेस को क्रिएट करना है, किस सीक्वेंस में करना है, हर प्रोसेस की प्रायोरिटी मैनेज करना, वो सारी आपकी कर्नल करता है। और नेटवर्क्स के साथ आपको लिंक अप करता है। नेटवर्क्स आपका फिजिकल जो आपकी डिवाइस केबल्स वगैरह हैं, या वेव्स की फॉर्म में डेटा को शेयर करता है किसी आगे राउटर को, तो वो सारी मैनेजमेंट लिनक्स के अंदर होती है। चलें जी, यहाँ तक तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब इसको उन्होंने डिवाइस इसको लिख दिया है कि यार ईमेल क्लाइंट, SMS प्रोग्राम जितने भी लिखते हो एप्लीकेशन में आ जाता है। एक्टिविटी मैनेजमेंट, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यहाँ पे आती है। डिस्प्ले भी, वेब किट और वेब लाइब्रेरीज यहाँ मैनेजर होती हैं। को जावा लाइब्रेरीज यहाँ पे हैं, ड्राइवर की मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे होती है। तो ये इसकी समरी बता दी आप, जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी तक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स, उसको समरी ये इस डायग्राम के अंदर है।